वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? समीर ने माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे आहिस्ता से दबाते हुए बोला, हाँ, पूछो बेटा, ये भी क्या कहने वाली बात है? नफीसा बेगम ने उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, माँ, आपने मेरी नमीरा का आखिरी दीदार तो किया होगा। वो कैसी लग रही थी? और माँ, मेरी बच्ची कैसी थी? वो किस पर गई थी? समीर ने बड़े हसरत भरे लहजे में पूछा था। समीर, मैं अपनी बहू और पोती के आखिरी दीदार नहीं कर सकी। नफीसा बेगम की आवाज में दुख था। क्यों मां? जनाओं को हवेली नहीं लाया गया और मुझे ये बात तब मालूम हुई जब उन्हें दफना दिया गया था। पर मां, बाबा ने आखिर ऐसा किया क्यों? आखिर क्यों? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है बेटा। नफीसा बेगम ने अभी अभी इस बहस से कतराने की कोशिश की थी। हाँ मां, अल्लाह यकीनन सब कुछ जानता है, लेकिन उसने अपने बंदों को भी कुछ जानने के लिए अकल में नवाजा है। और मेरी अक्ल इस वक्त यही कह रही है कि दाल में कुछ काला है। समीर ने मां का हाथ छोड़ दिया और हाथ पांव पसार कर सोफे पर लेट गया। नफीसा बेगम उसे खाली निगाहों से देखने लगी। मां, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं उसे हवेली में छोड़कर शहर की रंगीनियों में गुम हो गया। तुम्हें वो बुरी लगती थी ना? समीर बेटे, ऐसे बातें मत करो। मां, मेरी नमीरा यहां बहुत तन्हा, बहुत अकेली थी। वो आखिरी वक्त तक मुझे पुकारती रही और मैं बहरा हो गया। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा बेटा। और तुम्हारे बाबा भी नमीरा पर जान देते थे। जान देते थे या जान लेने के चक्कर में रहते थे? कैसी बात करते हो समीर? मां, क्या मेरी नमीरा से कोई कसूर हो गया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मां, एक तो वो बाहर से आई थी, दूसरे उसने बेटी को जन्म दिया। वो कसूरवार तो थी ही ना मां? हाँ, वो कसूरवार थी या नहीं, ये सवाल तो उस वक्त खड़ा होता बेटा जब वो जिंदा सलामत हवेली में आती। वो तो अस्पताल में ही चल बसी। ना वो रही ना उसकी बच्ची। फिर झगड़ा बाकी ही क्या रह गया? नहीं मां, जो बात बाबा जानते हैं वो आप नहीं जानती, और जो आप जानती हैं वो मैं नहीं जानता, और जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता। फिक्र मत करो मां, वो वक्त दूर नहीं जब सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और वो दिन इस हवेली में रहने वालों के लिए खुशगवार नहीं होगा। समीर के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि नफीसा बेगम का दिल कांप गया। वो घबरा कर बोली, देखो बेटा, किसी गलत फहमी में कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, और हो सके तो मुझसे मशवरा जरूर कर लेना। अच्छा मां। ये कहते हुए समीर के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। वो एक झटके से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। समीर राय जब डॉक्टर सहगल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो समीर को देखकर उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने समीर से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसका हाल चाल पूछा। मिस्टर समीर, कैसी है आपकी बच्ची? वैसे है, बड़ी प्यारी है। यह सुनकर समीर को एक झटका सा लगा। उसे तो यही बताया गया था
कि नमीरा बच्ची को जन्म देते ही खुदा को प्यारी हो गई थी और उसके देहांत के कुछ देर बाद ही बच्ची भी चल बसी थी। और यह वही अस्पताल था जहां नमीरा को लाया गया था। समीर ने अपनी हैरत को बड़ी कामयाबी से छिपा लिया। वो डॉक्टर से ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहता था कि उसे जरा भी शक होता। उसने खुद ही एक उदास लहजे में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, वो बच्ची तो मर गई। मर गई? ओह नो, क्वाइट सैड। पर यह हुआ कैसे? यहां पर तो बच्ची एकदम हेल्दी थी। डॉक्टर संध्या ने ही तो आपकी बीवी का केस हैंडल किया था। मैं खुद भी यहां पर मौजूद था। रोशन राय साहब खुद अस्पताल आए थे। मुझे आपके बारे में पता चला कि आप मुंबई में हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि आपकी बेटी पूरी तरह से हेल्दी थी। ऐसी प्यारी और तंदुरुस्त बच्ची तो किसी अच्छे खानदान की ही हो सकती है, और वो तो खूबसूरत भी बहुत थी, एकदम चांद का टुकड़ा। ऐसी कि उसे देखने के बाद निगाहें हटे ही ना। यकीन नहीं आता मुझे। आखिर बिटिया को हुआ क्या मिस्टर समीर? डॉक्टर सहगल जज्बाती हो गए थे। मैं क्या कहूं डॉक्टर, शायद उसे किसी की नजर लग गई। वैसे मिस्टर समीर, आपकी बेगम का क्या हाल है? यह एक और परेशान कौन और उलझा देने वाला सवाल था। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है डॉक्टर। कुछ टेम्परेचर और कमजोरी वगैरह हो गई है। मैं उन्हें बॉम्बे ले जा रहा हूं। मैं बस कुछ काम से यहां आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। वेरी काइंड ऑफ यू मिस्टर समीर। अगर आप कहें तो किसी लेडी डॉक्टर को आपके साथ भेज दूं? नहीं थैंक्स डॉक्टर, इसकी जरूरत नहीं है। आप बस बुखार की कोई दवा लिख दें, मैं लेता हुआ निकल जाऊंगा। बस आज की रात ही तो काटनी है, कल सुबह तो मैं बॉम्बे पहुंच ही जाऊंगा। डोंट वरी मिस्टर समीर, मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं। मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। डॉक्टर सहगल ने अपने पैड पर लिखकर एक पर्चा समीर के हाथ में थमा दिया। वह उसे दरवाजे तक छोड़ने भी आए। ऑल द बेस्ट कहकर उन्होंने समीर को विदा किया। घर पहुंचने पर समीर मां के पास पहुंचा। उसने उनके घुटने पकड़ लिए और नीचे कालीन पर बैठ गया। मां, एक बात पूछूं, बताओगी? ये तुझे क्या हो गया है पगले? ऊपर बेड पर आ जा। नहीं मां, मैं यहीं ठीक हूं। आप मेरी बात का जवाब दो ना। हाँ पूछ। मां, जिस अस्पताल में मेरी नमीरा और बच्ची का इंतकाल हुआ, वहां के बड़े डॉक्टर को उन दोनों की मौत के बारे में कोई खबर नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है समीर? ऐसा इस तरह से हो सकता है मां कि नमीरा और मेरी बच्ची की मौत अस्पताल में नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो मुझे यही बताया। मां बाबा झूठे हैं। समीर उबल पड़ा था और उठकर सामने सोफे पर बैठ गया था। अपने बाप को झूठा कहते हो? कैसे बच्चे हो तुम? झूठे बाप को झूठा ना कहूं तो क्या कहूं? मां, तुम जानती हो कि मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत थी। वो इतनी सेहतमंद और इतनी हसीन थी कि उसे कोई एक बार देख लेता तो फिर उसे देखता ही रह जाता। अब मैं ऐसी बच्ची कहां से लाऊंगा? मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। यह कहकर समीर रुका नहीं और कमरे से बाहर निकल गया। नफीसा बेगम उसे आवाज देती रह गईं, पर समीर ने उन्हें अनसुना कर दिया। समीर एक अजीब मानसिक द्वंद और उद्विग्नता का शिकार था। वो हवेली के पीछे के बाग में चहलकदमी कर रहा था। टहलते हुए वो सोच रहा था। उसकी समझ में आ नहीं रहा था कि यह सब क्या हुआ है और कैसे। उसकी बीवी और पैदा हुई बच्ची की मौत हुई, मगर उसे इत्तला तक नहीं दी गई। मां ने खबर करवानी चाहिए तो बाबा ने उन्हें रोक दिया, उसकी भलाई के लिए। भला इसमें ऐसी कौन सी भलाई थी? समीर यही समझने की कोशिश कर रहा था। फिर जनाओं को हवेली नहीं लाया गया। मां ने अपनी पोती और बहू का आखिरी दीदार नहीं किया। एक स्थायी गोरकन ने कब्रें नहीं खोदी। उसे अपने घर में कैद कर दिया गया। जनाजे कब्रों में किसने उतारे, ये बात गोरकन पोखर को मालूम ही नहीं। आखिर पोखर को उन कब्रों से दूर क्यों रखा गया? इसमें किसकी भलाई थी? मां के कहे अनुसार उसकी बीवी और बच्ची की मौत अस्पताल में हुई।
लेकिन अस्पताल के डॉक्टर इंचार्ज का बयान कुछ और ही है। इतना तो पक्का है कि मां बेटी अस्पताल में नहीं मरी। अब देखना यह है कि वो मरी भी हैं या नहीं। पर इस सारी पूछताछ और तहकीकात से एक बात सामने आई थी, वो ये कि नमीरा और उसकी बच्ची की लाश किसी ने नहीं देखी थी। तो फिर आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ? एकाएक टहलते हुए समीर के जहन में अपने बाप रोशन राय के फरिश्तों का ख्याल आया। समीर उन दोनों को बाबा के फरिश्ते ही कहता था। उन दोनों का नाम रौली और होली था। वो दोनों जुड़वा भाई थे। उन दोनों की शक्लों में समानता थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उनके हुलिये भी हमेशा से ही अलग अलग थे। एक की बड़ी घनी मूछें थीं तो दूसरे की मूछें सफाचट। एक के बाल लंबे थे तो दूसरे का सिर मुड़ा हुआ था। कद में लगभग दोनों बराबर थे। बदन भी एक ही जैसे थे, नाटे और मोटे। सीधे सीधे बोले तो रफ एंड टफ। ये वो लोग थे जो रोशन राय के उठने से लेकर बिस्तर पर जाने तक हमेशा साथ रहते थे। रोशन राय के साथ जहां कोई और नहीं जा सकता था, वहां ये दोनों या उनमें से कम एक तो जरूर होता था। ये रोशन राय के इतने खास आदमी थे कि जो बात रोशन राय भी अपने बारे में नहीं जानते, वो ये जानते थे। शायद इसीलिए समीर इन्हें बाबा के फरिश्ते कहता था। समीर ने अभी तक इन दोनों में से किसी को हाथ नहीं लगाया था, छुआ तक नहीं था। वैसे इन दोनों में से किसी को हाथ लगाना इतना आसान भी नहीं था। इन पर हाथ डालते ही रोशन राय को खबर हो जानी थी, और यह खबर खुद समीर के लिए भी नुकसानदायक हो सकती थी। समीर अपने बाप के मिजाज को जानता था। वो एक संग दिल आदमी था। निर्ममता उसमें कूट कूट कर भरी थी। अपने किसी भी काम में दखल या किसी किस्म की रुकावट वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता था। अपनी झूठी आन बान के लिए अपनी औलाद को भी औलाद मानने से वो इनकार कर सकता था। ऐसे में उन दोनों से पूछताछ करना खतरे से खाली नहीं था। अपनी परेशानी के इस हल को ढूंढने के लिए वो अलग अलग पहलुओं पर गौर करने लगा। वो टहलता रहा और सोचता रहा, और फिर अंततः एक नतीजे पर पहुंचा। रोशन राय इस वक्त हवाखोरी के लिए अपनी जमीनों पर निकला हुआ था। वो घोड़े पर सवार आगे चल रहा था और उसके पीछे रौली और होली। वो अपने घोड़ों पर सवार थे और उनके पास ही आधुनिक हथियार थे। रोशन राय हमेशा की तरह अपनी कमर अकड़ाए, गर्दन अकड़ाए, सिर ऊपर ताने बैठा था। वो अपनी जागीर और अपनी जमीनों पर घूमकर बहुत खुश होता था। उसे इससे एक अलग ही नशा सा मिलता था। वो कभी दिमागी उद्विग्नता का शिकार होता तो फौरन रौली और होली के साथ अपनी जमीनों की सैर करने निकल पड़ता, और अपनी इस सैर के दौरान उसकी आंखें उल्लू की तरह खुली रहती थीं। अपनी सैर के दौरान अगर उसे कभी अपनी पसंद की कोई शय दिखाई दे जाती थी तो वो रौली की तरफ इशारा करके कहता, देखो भाई, हमारी जमीनों की शान। और रौली और होली को यह समझने में देर नहीं लगती कि जमीनों की शान कहकर किस शान की तरफ इशारा किया गया है। वो इस शान को अच्छी तरह से ताड़ लेते और फिर उनमें से उस एक शान के पीछे लग जाता, और तब तक उसके पीछे रहता जब तक उस शान को मालिक के हुजूर में पेश न कर दिया जाए। हवाखोरी इस अय्याश जागीरदार का प्रिय शुगल था। इस शुगल के दौरान जमीनों की शान की नहीं, और भी कई फैसले सुना दिए जाते थे। रौली होली इन आदेशों पर ऐसे अमल करते जैसे इंसान नहीं रोबोट हों, भावनाओं से एकदम खाली मशीनें। इस हवेली में पहले रौली आया था। होलिया तो खैर उसका वही था जो आज था, गंजा सर और मोटी मूछें। लेकिन चेहरे पर आज जो खूंखारपन और शैतानियत है वो नहीं थी। वो यतीम सूरत बनाए रोशन राय के हुजूर में पेश हुआ था। अब से 10 साल पहले उसका कोई करीबी रिश्तेदार जो कि रोशन राय का मुलाजिम था, उसी के जरिए रौली रोशन राय तक पहुंचा था और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था।
रोशन राय ने उससे कुछ भी पूछने से पहले उसे सर से पांव तक एक तीखी नजर से देखा और एक ही बार में उसे समझ में आ गया कि रॉली उसके काम का आदमी है। शायद यही कारण था कि उसने रॉली से नरम लहजे में बात की थी। हाँ बाबा, अभी कुछ बोलोगे भी या हाथ जोड़े ही खड़े रहोगे? मालिक, एक फरियाद लेकर आया हूं। हाँ बाबा बोलो, हम इधर बैठे किस लिए हैं? अगर हम लोगों की फरियाद नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? बताओ, तुम्हें किसी ने परेशान किया है? क्या फरियाद है तुम्हारी? रॉली ने फरियाद की। मालिक, मेरे चाचा ने मुझे बहुत सताया है। अच्छा, अभी वो क्या कहता है? कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है क्या? हाँ मालिक, जमीन का ही झगड़ा है। आपने बिल्कुल ठीक अंदाज लगाया सरकार। अच्छा, तो वो तुम्हारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है? नहीं मालिक, जमीन उसकी है। अरे, अगर जमीन उसकी है तो फिर झगड़ा किस बात का? मालिक, मेरा चाचा बिल्कुल अकेला है, न जोरू न बच्चे, और पैर भी कब्र में है। मैं कहता हूं कि जमीन मेरे हवाले कर दे, पर करता ही नहीं। देखे ना मालिक, ये जमीन कल भी होनी तो मेरे नाम ही है, तो फिर अभी कब्जा छोड़ दे तो इसमें क्या दिक्कत है? बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी फरियाद बड़ी जायज है, पर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? देखो, मेरी नजर में तो किसी भी चीज को हासिल करने का बस एक ही तरीका है। अगर कोई तुम्हारा हक देने पर राजी ना हो तो उससे छीन लो। अगर तुम्हारा चाचा तुम्हारी होने वाली जमीनों पर सांप बना बैठा है तो लाठी उठा और उसका सर कुचल दे। जवान है तू, ताकतवर है, तेरे लिए यह काम कौन सा मुश्किल है? मुश्किल नहीं है मालिक, पुलिस से डरता हूं। और पुलिस हमसे डरती है। जी मालिक, पुलिस को हम देख लेंगे, तुम अपने चाचा को देखो। रोशन राय ने फैसला सुना दिया। रॉली खुश हो गया था। वो रोशन राय की सरपरस्ती पाने ही तो यहां आया था। उसके शुभ चिंतकों ने उसे यही मशवरा दिया था कि अगर मालिक ने एक बार तेरे सर पर हाथ रख दिया तो तेरा बेड़ा पार है। और रोशन राय ने भी यूं ही उसके सर पर हाथ नहीं रखा था। इतनी बड़ी जागीर थी, जागीर को संभालने के लिए हर तरह के बंदों की जरूरत थी, और रॉली उन्हीं बंदों में से एक था। बस फिर क्या था, मालिक का आशीर्वाद मिलते ही रॉली ने अपने चाचा का कल्याण कर दिया। अपने चाचा को निपटाकर जब वो फरार होकर हवेली की तरफ आ रहा था तो पुलिस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया था। साथ ही उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया था। थानेदार को रोशन राय ने यही हुक्म दिया था। रॉली की गिरफ्तारी के बारे में रोशन राय को सब पता था, लेकिन उसने 2 रातों तक रॉली की कोई खबर नहीं ली। रॉली हवालात में बंद मालिक की तरफ से किसी मदद का इंतजार करता रहा। 2 रातें थाने में बिताने के बाद ही उसके छक्के छूट गए थे। कत्ल के हथियार के साथ वो रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसे फांसी के फंदे से अब कोई नहीं बचा सकता था। जब निराशा अपनी हदों को छूने लगी तब रोशन राय का चेहरा चमका। उसने थानेदार से दिखावे का सौदा किया और रॉली पर यह जाहिर करके कि उसने 25,000 की मोटी रकम नजराना अदा किया है, रॉली को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया। रॉली अब रोशन राय के लिए जर खरीद गुलाम था। वो बड़े काम का आदमी साबित हुआ और धीरे धीरे रोशन राय का खास आदमी बन गया। फिर 1 साल बीतने के बाद रॉली ने अपने जुड़वा भाई होली का जिक्र रोशन राय से किया। होली उर्फ होजल, वो भी उस वक्त मुंबई से फरार होकर अपने गांव पहुंचा था। रॉली ने उसे भी रोशन राय की सेवा में पेश करने का इरादा कर लिया था। होली के बारे में सुनकर रोशन राय को वो भी काम का आदमी लगा। उसने रॉली से कहा उसे भी ले आओ, जरा वो भी तो देखे कि बंबई में वारदात करने वाला आखिर ये आदमी है कौन। इस तरह जल्दी ही दोनों भाई रोशन राय के विश्वास पात्र बन गए। यही वजह थी कि समीर उन्हें बाबा के फरिश्ते कहता था।
रोशन राय ने अचानक ही अपने दौड़ते हुए घोड़े की लगाम देकर उसे रोका और घोड़े का रुख जरा सा पीछे मोड़ा। रॉली और होली ज्यादा पीछे नहीं थे। वो कुछ ही पलों में रोशन राय के पास पहुंच गए और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगे। रोशन राय ने अपने फरिश्तों की तरफ बारी बारी से देखा, फिर थोड़ी चिंतित आवाज में बोला, अपने इस लाडले समीर राय की अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग जरा उस पर नजर रखना। जी मालिक। और हाँ, जरा होशियारी से। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसके पीछे है, वरना वो उसे वहीं गोली मार देगा। उसे जब गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं देखता। आखिर बेटा तो मेरा ही है ना। जी मालिक, आप फिक्र ना करें, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, शाम होने वाली है। ये कहते हुए रोशन राय ने अपने घोड़े को ऐड़ दी और देखते ही देखते घोड़ा हवा से बातें करने लगा। समीर ने जो सोचा था और जो कदम उठाने का फैसला किया था, उसे अंजाम देने के लिए उसने पोखर का चुनाव किया था। पोखर अपने काम पर लग चुका था। हालांकि वो जानता था कि यह काम खतरनाक है और अगर इसकी भनक भी बड़े मालिक को पड़ गई तो वो उसे बीवी बच्चों समेत कुत्तों के आगे डलवा देंगे। पर एक तरफ बड़े मालिक थे तो दूसरी तरफ छोटे। कम तो वो भी नहीं थे। अगर पोखर इनकार कर देता तब भी समीर उसको जिंदा नहीं छोड़ता। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अपनी जान जोखिम में डालकर समीर राय का साथ देने का फैसला पोखर ने कर लिया था। उसे समीर से कुछ हमदर्दी भी थी और साथ ही यह भरोसा भी कि उसकी बात मानने पर वो कम से कम जिंदा तो रहेगा। वैसे भी इन कब्रों से जुड़ी जिज्ञासा पोखर के मन में भी थी। इन कब्रों में आखिर कौन सा राज था कि समीर ने उसे इस काम के लिए मनाया था। पोखर ने 8-10 फुट के फासले से एक सुरंग खोदनी शुरू करी थी। वहां काफी झाड़ियां थी और एक नजर देखने पर कोई भी पता नहीं लगा पाता कि वहां से सुरंग खोदी जा रही है। उसे सुरंग खोदने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही थी क्योंकि कब्रों को पक्का कर दिया गया था। अगर कब्र कच्ची होती तो पोखर रातों रात कब्र खोदकर उसे दोबारा ज्यों का त्यों बंद कर देता। खैर, पोखर यह काम रात के अंधेरे में अंजाम दे रहा था। वो रात 12 से सुबह 4 तक सुरंग खोदने का काम करता था। उसने 2 रातों में ही वो सुरंग नमीरा की कब्र तक पहुंचा दी थी। फिर जब समीर मुंह अंधेरे अपने कार्यक्रम के मुताबिक कब्रिस्तान पहुंचा और सुरंग में दाखिल होकर उसने इमरजेंसी लाइट से कब्र का निरीक्षण किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। कब्र खाली थी। उसमें नमीरा की तो क्या, किसी की भी लाश नहीं थी। उसने पोखर को सुरंग बंद करने का हुक्म दिया और हवेली वापस लौट आया। हवेली में सन्नाटा था। हालांकि आसमान पर हल्की हल्की रोशनी आ गई थी, लेकिन हवेली में मौजूद हर शख्स अंधेरे में पड़ा नींद के मजे ले रहा था। और हवेली में रहने वाले लोग थे ही कितने। गिनती के 3 लोग, रोशन राय, नफीसा और समीर। 3 रहने वाले और हवेली इतनी बड़ी कि एक साथ 300 आदमी आ जाएं। अगर उस हवेली में नौकर चाकर नहीं होते तो हवेली की हालत किसी मरघट जैसी हो जाती। समीर को इस सन्नाटे से सख्त चिढ़ थी। शायद इसीलिए उसने हॉस्टल में रहना पसंद किया था। समीर ने अब तक अपनी बच्ची की कब्र नहीं खुदवाई थी, पर उसे इस बात का यकीन था कि वो कब्र भी खाली ही होगी। अगर मां बेटी दोनों जिंदा थी तो फिर उनकी मौत का ये नाटक क्यों? उन्हें मुर्दा जाहिर क्यों किया गया? बहरहाल कब्र में लाश न मिलने से समीर को कुछ तसल्ली तो हुई थी। उसे अब कम से कम उम्मीद तो बंधी थी कि वो अपने बीवी और बच्ची को दोबारा मिल सकता है। समीर को हवेली में आए 5-6 दिन हो गए थे, लेकिन उसने अभी तक एक भी दिन अपनी मां के साथ नाश्ता नहीं किया था। उसे इसका मौका ही नहीं मिला था। आज सुबह ही मां ने संदेश भिजवाया था कि वो नाश्ता उसके साथ करेंगी। फिर अपने हाथों से ट्रॉली ढकेलती हुई समीर की मां उसके कमरे में पहुंची
समीर अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकला था और ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल संवार रहा था कि आईने में उसे अपनी मां की सूरत दिखाई दी। नफीसा बेगम ने भी उसकी नजरें अपने चेहरे पर महसूस की। वो मुस्कुराई और ट्रॉली मेज के पास रखकर उस पर से नाश्ते की चीजें मेज पर रखने लगी। मां, हवेली के नौकर नौकरानियों को क्या हुआ? आज आप? सब हैं बेटा। मैंने सोचा आज मैं अपने बेटे को नाश्ता करवा दूं। थैंक्स मां। थैंक्स? मां को कैसा थैंक्स? मेरा भी शुक्रिया अदा करेगा तू। आइंदा मुझसे ऐसी दिखावे भरी बात मत करना। अच्छा मां, माफी। जा, माफ किया। मां, क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानती हो? अब क्या हुआ? मां, आखिर आपने मुझसे ये सब छिपाया ही क्यों? बेटा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया है, कुछ भी नहीं। मेरा यकीन तो करो। किसका यकीन करूं और किसका नहीं मुझे समझ नहीं आता मां। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी नमीरा और मेरी बच्ची जिंदा है। नमीरा जिंदा है? सच? हाँ मां, नमीरा की कब्र झूठी है। झूठी? क्या मतलब? अब कब्रें भी झूठी बनने लगी हैं? हाँ मां, कब्र में नमीरा की लाश नहीं है। या अल्लाह! मां, आखिर आप मुझे सच बता क्यों नहीं देती? नफीसा बेगम अभी कुछ कहने ही वाली थी कि एक सेविका घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। समीर ने तेजी से पूछा, क्या हुआ? क्यों आई हो? वो मालकिन, वो कब्रिस्तान में आग लग गई है। कब्रिस्तान में आग लग गई है? क्या बकवास कर रही है निगोड़ी? ओह माय गॉड! मां, हमें चलना चाहिए। बेटा, तुम नाश्ता करो। कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे अब्बू को बताती हूं, वो देखेंगे। मां, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूं। बाबा सो रहे होंगे, उन्हें सोने दो। मैं खुद जाकर सूरत हाल देख कर आता हूं। नाश्ता मैं आकर कर लूंगा। इतना कहकर समीर कमरे से निकल गया। उसने अपनी मां के जवाब का इंतजार भी नहीं किया था। समीर ने हवेली के 2 मुलाजिमों को अपने साथ लिया और गाड़ी में कब्रिस्तान पहुंच गया। और कब्रिस्तान में उसने जो कुछ देखा वो उसके लिए बड़ा कष्टदायक था। पोखर का कच्चा घर पूरी तरह से शोलों की लपेट में था। इसके अलावा नमीरा और बच्ची की जाली कब्रों पर भी शोले दहक रहे थे। यह बड़ा ही हौलनाक मंजर था। समीर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी कब्रिस्तान में आग लगने के बारे में नहीं सुना था। यहां कब्रें जल रही थीं। कोई खुदा बन गया था। उसने कब्रिस्तान को जहन्नुम की आग बना दिया था। और वहां रोशन राय का एक फरिश्ता भी मौजूद था जो कि आग बुझाने की कोशिश में लगा हुआ था। कितने ही मुलाजिम इधर उधर भाग रहे थे। वहां एक छोटा सा ट्यूबवेल भी था जिसे चालू कर दिया गया था और उसी से आग बुझाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। रौली ने जब समीर की गाड़ी देखी तो वो भागकर उसके पास पहुंचा और बड़े ही उदास भाव से गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। यह आग किसने लगाई है? कुछ पता नहीं मालिक, रौली ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। समीर कब्रों की तरफ बढ़ने लगा। कब्रें फासले पर थीं। यहां से धुएं और शोलों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़कर देखना चाहता था कि कब्रों के साथ कौन सा खेल खेला गया है। छोटे मालिक, आप उस तरफ ना जाएं। वहां आग के सिवा कुछ नहीं है। लोग आग बुझा रहे हैं मालिक। आप हवेली चलें। मैं वहां आकर आपको पूरी रिपोर्ट देता हूं। ये जिसने भी किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रौली, तुम कुछ देर जरा मेरी गाड़ी के पास रुको। मैं कब्रों को देख कर आता हूं। देखना कहीं कोई मेरी गाड़ी में आग न लगा दे। समीर ने उसे तेज निगाहों से घूरा और फिर आगे बढ़ गया। दोनों कब्रें पूरी तरह से शोलों की लपेट में थीं। ऐसा लगता था जैसे पक्की कब्रों को तोड़कर फिर आग लगाई गई हो। समीर ने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि वो आज सुबह ही कब्र की हकीकत देख गया था, वरना ये आग इस वक्त उसका दिल चीर रही होती। गुस्सा तो उसे अब भी था। वो समझ गया था कि कब्रों को उखाड़कर ये आग क्यों लगाई गई होगी। आग लगाने वाला ये चाहता था कि कब्रों की लाशों के वजूद को ही खत्म कर दिया जाए।
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगी कब्रें और ना पढ़ेगा कोई फातहा। फिर अचानक समीर को पोखर का ख्याल आया। उसे वो अभी तक कहीं नजर नहीं आया था। उसका घर जलाकर किस बात का गुस्सा उतारा गया था। तब फौरन ही उसका माथा ठनका। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पोखर को सुरंग खोदते हुए देख लिया हो। हाँ, शायद यही बात है। इसीलिए उसका घर जलाकर उसे सजा दी गई है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी। रोशन राय के हुक्म से समीर पर निगरानी रखी जा रही थी। सुबह सुबह जब समीर नमीरा की कब्र का निरीक्षण करके वापस हवेली पहुंचा था, तो रौली को इसकी खबर मिल गई थी। वो तुरंत कब्रिस्तान पहुंचा और उसने पोखर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो तेजी से सुरंग बंद करने के काम में लगा हुआ था। रौली ने गर्दन पकड़कर उसे गाड़ी में डाला और हवेली ले आया। रौली जानता था कि रोशन राय रात भर जागता है। जब इंसानों के जागने का वक्त होता था, तब रोशन राय शैतानों की तरह सोता था। उसके कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। जब से सांप के दिखाई देने का चक्कर चला था, तब से उसकी नींदें उड़ गई थी। कुछ उसके कर्म थे और कुछ उसकी उम्र का तकाजा। अब उसे वो पहले वाली नींद नहीं आती थी। रौली ने एक बड़े ही खास अंदाज में दस्तक दी। इस दस्तक को रोशन राय अच्छे से पहचानता था। उसे लगा कि यह इस वक्त यहां कैसे आ गया। उसने उसे कोई ऐसा खास काम तो दिया भी नहीं। उसने फटाफट उठकर दरवाजा खोला। रौली के चेहरे पर लिखा था कि कोई खास बात थी। हाँ, क्या हुआ? अंदर आओ जरा, जल्दी। रौली चुपचाप अंदर आया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मालिक, कब्रिस्तान से गोरकन पोखर को पकड़ कर लाया हूं। पोखर को? क्यों? उसने क्या किया? सब खैर तो है? नहीं मालिक, खैर नहीं है। उस कुत्ते ने छोटे मालिक को कब्र खोद कर दिखा दी है। ये पोखर ने क्या किया? इस बदजात ने तो हमारा सारा खेल ही चौपट कर दिया। कहाँ है वो? हवेली में ही है मालिक, लाया हूं साथ में। अरे उसको यहां क्यों ले आए? उसे कब्रिस्तान ही ले जाओ। पहले उसके बीवी बच्चों को आग दिखाओ और फिर उसे भी भून दो। और हाँ, देखना कि उसका घर बाहर कुछ ना बचे। और अब उन कब्रों का भी क्या फायदा, उन्हें भी जला दो, आग लगा दो उन सबको, जल्दी। ध्यान रखना कि इससे पहले समीर हवेली से बाहर निकले सब कुछ राख हो चुका हो। समझ गए? जी मालिक, अच्छी तरह से समझ गया। बस निकलो भी। इस पोखर के बच्चे ने भी बड़ी बेवकूफी का काम किया है। रोशन राय बेचैनी से अपने हाथ मलने लगा। रौली भी फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया था। फिर उसने कब्रिस्तान पहुंचकर जो तमाशा किया, वह सब समीर के सामने था। कब्रों का हाल देखकर समीर वापस आया तो उसने रौली को गाड़ी के पास बिल्कुल अलर्ट खड़ा हुआ पाया। वो दूसरे नौकरों को हाथ उठा उठाकर हिदायतें दे रहा था। समीर ने उसके पास पहुंचते ही पूछा, रौली, पोखर कहाँ है? नहीं मालूम छोटे मालिक। कहीं आग लगाने वाले ने उसे घर समेत ही तो नहीं जला दिया? फिर उस घर में उसके बीवी बच्चे भी तो थे। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना रौली, कयामत टूटेगी। अब मैं क्या बता सकता हूं छोटे मालिक, आग बुझे तो कुछ पता चले। रौली अच्छी तरह से जानता था कि उसने अभी अभी कब्रिस्तान में क्या किया था। रोशन राय का हुक्म पाते ही सबसे पहले उसने पोखर को उसके घर में लाकर एक चारपाई से बांध दिया था। और ऐसा ही उसने उसकी बीवी और बच्चों के साथ भी किया था। उसके बाद उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। पोखर बेचारा मुंह आंखों से रहम की अपील करता रह गया था। मुंह में कपड़ा ठुसा होने की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। अपने बीवी बच्चों समेत वो बेचारा जिंदा जल गया था। इस बीच रौली के आदमियों ने पुख्ता सीमेंटेड कब्रों को तोड़ा था। उनमें सूखी लकड़ियां और घास फूस डाली थी और पेट्रोल डालकर यहां भी आग लगा दी थी। पेट्रोल पर पड़ी उस एक दिया सिलाई ने जैसे जहन्नुम की आग भड़का दी थी। रौली ने जिन लोगों के साथ मिलकर ये आग लगाई थी, अब वही इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे।
वो आग कम बुझा रहे थे और शोर ज्यादा मचा रहे थे। यहां वहां खामखा भाग रहे थे और समीर ने ये बारीकी पकड़ ली थी। वो वहां अब रुका नहीं और वो रुक कर करता भी क्या। जो होना था वो हो चुका था। दोपहर तक समीर को यह भी मालूम हो गया कि पोखर के साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी इस आग में जल चुके हैं। उसका दिल छलनी छलनी होकर रह गया था। आखिर उस गरीब आदमी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि उसने समीर की बात मानी थी। वो शायद अपनी औकात भूल गया था। समीर की बातों में आकर गुमराह हो गया था। उसने जाली कब्रों का राज खोल दिया था और अपने मालिक का भेद खोलने की उसे ऐसी सजा मिली थी। इस वक्त रोशन राय खाना खाने में मस्त था। नफीसा बेगम उसके सामने बैठी उसे घूर रही थी। रोशन राय तंदूरी चिकन को झंझोड़ते झंझोड़ते अचानक रुका और अपनी बीवी की तरफ देखकर बोला, खाना खाओ, मुझे क्या देख रही हो? क्या नजर लगाओगी क्या? उसे चुप लग गई है। किसे किसे चुप लग गई है? अपने समीर को। मैं और किसकी बात करूंगी? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन परेशान रहेगा बस। उसे कब्रों का राज मालूम हो गया है। कब्रों का हाल तो सिर्फ मुर्दा जानता है। भला उसे कैसे मालूम होगा? अब खैर, अगर मालूम हो भी गया है तो उसने कब्रों में दोज़ख की आग को भी तो भड़कता हुआ देख लिया होगा। वो अस्पताल भी हो आया है। उसे ये भी पता चल गया है कि नमीरा और उसकी बच्ची की मौत अस्पताल में नहीं हुई। क्या तुमने इस बात की तस्दीक तो नहीं की? मैं किस तरह तस्दीक कर सकती हूं? बेचारा बहुत परेशान है। मुझे अंदेशा है कि कहीं कुछ कर ना बैठे। नफीसा बेगम, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम बस अपना मुंह मत खोलना। मुझे पहले पूरी बात बताओ। आखिर हमारी बहू नमीरा और उसकी बच्ची है कहाँ? ये ठीक है कि मुझे नमीरा का बच्ची को पैदा करना पसंद नहीं आया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका वजूद ही मिटा दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पर अगर वो दोनों जिंदा हैं तो फिर हैं कहाँ? मुझे नहीं मालूम। देखो, मुझे खाना खाने दो, भूख लगी है मुझे। कभी कभी तो मैं ढंग से खाता हूं। नफीसा बेगम कुछ देर तो उसे देखती रही। फिर न जाने क्यों उसे देखकर कुत्ते की शक्ल बार बार उसके सामने आने लगी। नफीसा से यह दृश्य बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक झटके से उठी और बाहर जाने लगी। नफीसा बेगम, अपनी जबान बंद ही रखना, इसी में इस हवेली की भलाई है। रोशन राय ने सीधे शब्दों में नफीसा को चेतावनी दी थी। नफीसा बेगम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तेजी से कमरे से निकल गई। रोशन राय कुछ एक क्षणों तक घूरती नजरों से दरवाजे को देखता रहा। तभी दरवाजे से लौंगसरी दो और सेविकाओं के साथ कमरे में दाखिल हुई। खाना लगने के बाद नफीसा ने इन दोनों को बाहर जाने का हुक्म दिया था ताकि रोशन राय से बात कर सके। अब नफीसा के जाने के बाद ये तीनों अंदर आ गई थीं। लौंगसरी ने अंदर आकर नफीसा की खाली प्लेट देखी जो कि एकदम साफ पड़ी थी। वो अचानक ही बोल उठी, अरे, मालकिन ने खाना नहीं खाया क्या? पता नहीं। चुप रहो, रोशन राय ने सख्त लहजे में जवाब दिया और लौंगसरी भी चुप हो गई।